नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीकेंड वॉर रूम प्रतिशोध में। आज का प्रतिशोध बहुत अहम इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जब बीती सदियों में चेंजेस होते थे तो बहुत वक्त लेकर कोई एक चेंज हुआ करता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात ले लीजिए, औद्योगिक क्रांति बड़े दिनों के बाद आई, बहुत दिनों तक वो रही और चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते रहे। लेकिन इधर 21वीं सदी में अब चेंजेस, जो परिवर्तन है बहुत जल्दी हो रहे हैं। बहुत तेजी के साथ दुनिया बदल रही है और एआई के आ जाने के बाद से तो ये गति और ज्यादा बढ़ गई है। एआई ने नए नए चैलेंजेस, हर चीज को बदलना शुरू कर दिया है। क्या हम उतनी ही तेजी के साथ खुद को बदल रहे हैं? खास तौर से उस क्षेत्र में जहां खुद को बदलना सबसे ज्यादा मायने रखता है और जरूरी है, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में एआई का दखल, एआई के आने के बाद के चैलेंजेस और एआई के आने के बाद की भारत की तैयारी, आज इस पर होगी बातचीत। वीकेंड वॉर रूम प्रतिशोध में मेरे साथ है वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, यहां मौजूद हैं जनरल के सिन्हा, मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं कैप्टन श्याम, आपके साथ आपको ये बताने के लिए कि असल में एआई कितनी मजबूती बढ़ाने वाला है और कहां पे हमको लिमिटेशंस देने वाला है। लेकिन पहले खबर देखिए, भारतीय सेना में और बढ़ी एआई की ताकत। प्रलय, आकाश, प्राइम और ब्रह्मोस में एआई अपग्रेड का परीक्षण सफल। एआई के साथ अब हथियारों को अपग्रेड किया जा रहा है। हथियारों में एआई के संदर्भ में वो फिटमेंट्स लगाए जा रहे हैं जो एआई एनेबल बनाए और आने वाले दिनों में एआई के जरिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों में तो सीधे जाकर जो लड़ाई वाली स्थिति थी वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एआई पूरे वॉर को कंट्रोल करेगा और जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना आगे बढ़ा हुआ होगा वो वॉर में उतनी ज्यादा एज लेकर आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। जनरल सिन्हा, ये दोधारी तलवार है एआई। इस तलवार को हम कितने सक्सेसफुली भांज रहे हैं? जय हिंद। देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका प्रोलिफरेशन हमारे खास करके पूरे युद्ध सामरिक तरीके में, चाहे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग में हो, सोचने की शक्ति हो, उसमें इंटीग्रेशन हो या उसकी डिसीजन मेकिंग, इसमें एआई का पूरा समावेश हो चुका है और हमने कंट्रोल तरीके से किया है। जो एआई का जो प्रेफरेंस हम ले रहे हैं, जो उसके हम प्रेफरेशन करवाए हैं, तो उसको हम कंट्रोल रखें हैं। क्योंकि कि लड़ाई के मैदान में ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी चीज़ एआई को दे दीजिए। हमारे यहाँ जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं टेक्नोलॉजी में, चाहे वो रोबोटिक हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, ये सारी चीज़ें आप जब देखते हैं तो एआई का जो हमने कंट्रोल रखा है उसको इतनी बारीकी से रखा है क्योंकि ये सारा का सारा विकसित हम अपने देश में कर रहे हैं। तो एआई का भरपूर, और आपने इसका नमूना देखा, 4 दिन की ये जो लड़ाई हुई है और दुनिया भर चुकी है। दांतों तले उंगली जो दबाने वाली बात कहते हैं, एआई का इतना अच्छा प्रयोग अभी तक तो देखिए, वर्ल्ड इज एट वॉर सब जगह, पर ऐसा प्रयोग नहीं देखने को मिला। असल में ये जो वॉर है ना, वॉर का ऑटोमेशन और ऑटोमेशन में एआई वाला फेज, ये शुरू बहुत पहले हो गया था। अब जैसे मार्शल श्रीवास्तव से मेरी बात होती है तो उन्होंने बताया कि क्यों हम इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाली आसमानी थ्रेट को रिकॉग्नाइज कर सकते थे। हमारे पास हथियार थे, हमारे हथियार डिप्लॉयड थे। न सिर्फ हम तय कर सकते थे किस तरह का थ्रेट है, हम ये तय कर सकते थे हमारा किस तरह का हथियार उससे निपटेगा, और ये सब यूं हो सकता था क्योंकि हमने उसको इंटीग्रेट करके एक सिस्टम में डाल दिया था, जिसको कहते हैं ऑटोमेशन ऑफ द सिस्टम। अब ये ऑटोमेशन एआई की तरफ बढ़ रहा है। सर, इसका फर्क समझाइए। देखिए, फर्क ये है कि पहले हम जो वॉरफेयर करते थे इंफॉर्मेशन बेस्ड होती थी, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर। उसको अब हमने उन सब अस्त्रों में, सब शस्त्रों में, चाहे प्रलय हो, चाहे शौर्य हो, चाहे आकाश प्राइम हो, सबके अंदर हमने उनकी अपनी बुद्धि डाल दी है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर हो गई है। तो ये मूवमेंट जो हुआ है वो एआई के आने से हुआ है। यही ताकत क्या देती है किसी भी वेपन को, अब वो रास्ते में अपना चूज कर सकती है। उसको ये पता है मुझे किसको मारना है, वो वहां जाके उसको पहचानेगी, समझेगी और तभी मारेगी। देखो, सोचो, समझो, मारो वाला जो है, पहले देखिए, एनालाइज कीजिए और फिर आप तय कीजिए कि किस तरीके से करना। ये वाला जो रिएक्शन टाइम था ये कम होता जा रहा है। सवाल इस बात का है सर कि जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है कैप्टन श्याम, ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो ह्यूमन बीइंग आपस की लड़ाई के लिए ये जो लेके आ रहे हैं, बाद के दिनों में कोई ऐसी नौबत आ जाए कि ह्यूमन बीइंग इसको सलाम करते हुए दिखे और ये पता चला गवर्न कर रही हो पूरी की पूरी दुनिया को? बिल्कुल दिनेश, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। देखिए, मानव का जो यूटिलाइजेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं हम, स्टैटिक वेपन्स थे हमारे पास पहले, मतलब हमने कहते हैं ना फायर एंड फॉरगेट, तो फायर एंड फॉरगेट वेपन्स जब आप कहते हो तो वो स्टैटिक वेपन हम कहते हैं उसको, अब डायनेमिक वेपन हो गए। वो खुद समझने लगे कि हमें करना क्या है।
तो ये मानव ने अपनी जो जिम्मेवारी है अब वेपन्स को देनी शुरू कर दी है धीरे धीरे, और एक तरह से उनको कहा है कि अब तुम जाओ और समझो और किस तरह के टारगेट को, टेरेन को, किस तरह के जो अब फीड्स आपको दिए। पहले भी था, हम पहले भी सिग्नेचर्स लेते थे, जैसे आपने कहा ना रफाल को हमने बचाने के लिए एक डिकॉय लगा रखा था जो सारे ट्रांसमिट कर रहा था, तो डिकॉय हमारे पास थे और हमने सिग्नेचर्स भी ले रखे थे, पर वो फेड थे। एक लाइब्रेरी बना के जाते थे, हम एयरक्राफ्ट में जाते थे या हम वेपन्स को एक लाइब्रेरी देते हैं, फीड करते हैं और छोड़ देते हैं, और उसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। अब वो नहीं है। अब उसके साथ तो देखो प्रलय मिसाइलें की बात करो तो वो तो आपके साथ उसमें उन्होंने डाटा लिंक लगा रखा है, और दोनों हम, लेकिन हाँ मानव है टू वे डाटा लिंक में जब वो बात करके वहां से कुछ देता है तो इधर से फीड भी जाती है उसको कि ये कर लो। कभी कभी वो ऑटोमेटिक करता है और कभी कभी कंट्रोल्ड भी होता है, तो टू वे डाटा लिंक भी चल रहा है। तो मानव है, उसकी जरूरत पड़ते रहेगी मेरे ख्याल से, और अभी एडवांस आएगा तो हाँ सलाम करके हम छोड़ देंगे वेपन्स को, अपने आप काम कर लेंगे वो। तो ये लेकिन क्या वो वाली स्टेज क्या क्लियर कट दिखाई दे रही है, या उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो एक्सपर्ट्स को भी यहां से दिखाई दे रहे हैं? इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन भारत की ताकत से कांपा पाकिस्तान। चीन के सामने मुनीर गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान को चीन देगा J-35 जेट, 5वीं पीढ़ी का जेट J-35। सवाल यह है कि गिड़गिड़ाए मुनीर, वहां जाकर चीन ने बात कह दी, लेकिन चीन ने न जाने अभी तक कितनी सारी, दोनों कहते हैं ना कि एक धोखेबाज दूसरे धोखेबाज के सामने अगर पहुंच जाए तो एक कहेगा कि यार मुझे मदद की जरूरत है और दूसरा कहेगा चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सर ये जो फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं आज के फाइटर जेट्स, उसमें इंप्रूव्ड एवियोनिक्स, साथ में AI का एमलगमेशन, क्या ये वाकई बड़ा डिफाइनिंग हो जाने वाला है, या असल में कहीं कहते हैं ना कि ज्यादा काजल लगाने के चक्कर में कई बार आंख फूटने का डर रहता है, तो ये वैसा तो नहीं हो जाएगा? आपने बड़ी अच्छी युक्ति दी यार, आपने काजल लगाने वाली बात की। देखिए J-35 की बात होती है, F-35 की बात होती है। F-35 भारत की धरती पे भी लैंड किया, उसको कहते हैं कि भारत की सर्वेलेंस ने ही पकड़ लिया था, उनको पता था कि आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जनरेशन्स की जब हम बात करते हैं, 5.5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 4.5 जनरेशन, ये जो है ना इसमें बहुत छोटी लकीरें हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। ये देखिए आज के दिन में जो हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बात करते हैं, तो ये भी जो आपका J सीरीज का 35 नॉन कॉन्टैक्ट ही है, ये डॉग फाइट नहीं होता है। अब नहीं जाएंगे आप, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप एक दूसरे को एंगेज करते हैं। तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के अंदर में यदि आप कहेंगे स्टेल्थ का क्या जरूरत है? स्टेल्थ जब आप जा ही नहीं रहे हैं बैटलफील्ड के अंदर में, तो स्टेल्थ ये उड़ेगा, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये अच्छी लगती हैं किताबों के ऊपर, मगर सामरिक दृष्टि से आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा फर्क तो नहीं दिखाई देता है। मैं देखता हूं कई अस्पताल लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका ऑपरेशन दूरबीन से होगा, दूरबीन के जरिए हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से आपको ऑपरेट कर देंगे। उसी तरीके से दूरबीन थप्पड़ लगने लगा है ये वॉरफेयर में, दूर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, और वहां से इन मिसाइलों का चलना। अगली खबर देखिए, भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर बड़ी रिपोर्ट है। टर्की के टाइक खान पर ये भारी पड़ा है। दक्षिण कोरिया के KF-21 बोरेमे का भी एक तरीके से उसको धूल चटा दी है। सर ये तो नाम लेने में बड़े मुश्किल हैं, लेकिन इसको सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण ये है कि टर्की वाले भी एक बना रहे हैं, कोरिया वाले भी बना रहे हैं, और हम भी बना रहे हैं, लेकिन जो पैरामीटर्स उनके हैं उनसे हमारे अच्छे हैं, और जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें भी हम अग्रसर हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनेगा इसमें भी सर ये वाले जो बना रहे हैं, हाँ, ये इंजन बना ले रहे हैं क्या अपने यहाँ पे? अपने यहाँ इंजन अभी तो नहीं बना पाएंगे, अभी तो हमें लेना पड़ेगा भाई। हम तो कर रहे हैं ये तो आप लोगों ने कई बार बताया। वो लोग भी इंजन बनाने वाले बड़े कम लोग हैं, इसलिए समझ लीजिए, दर्शकों को भी समझना चाहिए कि इंजन अपने आप में 3 कंपनीज हैं जो बनाती है, उससे लेके बाकी लोग बनाते हैं। ठीक है, तो वो चलता ऐसे ही है। इंजन का मामला ऐसा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कम से कम एक ऐसा इंजन बना लिया है जो 65 किलो न्यूटन टन दे सकता है। हमें 95 तक पहुंचना है, उसके लिए हमारे पास 3 लोग हैं, वहां से चीजें आ गई हैं। सफरान इज गोइंग टू बी अ पार्टनर, मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है। जी भी उसमें है, उसमें रोल्स रॉयस वाले भी हैं, सब लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन जो हमें टेक्नोलॉजी देगा उसको पार्टनर बनाएंगे। हमारे जो गैप है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा गैप है टेक्नोलॉजी का, अगर वो कवर कर लेते हैं, क्रिस्टल ब्लेड्स वाला, हाई टेम्परेचर पार्ट्स वाला, तो हम समर्थ हो जाएंगे। सर लेकिन जैसे अब ये जो आप बता रहे हैं, जैसे इंजन के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग कल पुर्जे लगे रहते हैं किसी भी मशीनरी में, वो वॉर मशीनरी क्यों ना हो, जैसे फाइटर जेट की हम बात कर रहे हैं। अब एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कैप्टन श्याम आपसे, कि क्या ये जो ऑटोमेशन होता जा रहा है, हर चीज अपने आप, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता जा रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होने की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके रिप्लेस होने की लिमिट क्या होगी? क्या ये लिमिट होगी जैसा एयर मार्शल कहते हैं कि अभी ये है कि किल बटन कौन दबाएगा, ये फैसला
आदमी का होता है, क्या किल बटन दबाने का, वो आखिरी बटन दबाने का फैसला भी क्या मशीन लेने लगेगी? देखिए, ये एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ मशीन कर सके। ह्यूमन इंटरफेरेंस लगातार होगी। आप स्टिल्थ की बात कर रहे थे, और मैं बताऊं आपको, चेन जो किल चेन होता है ना इसमें, देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट की स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इसलिए जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन में, वो इसलिए B-2 बॉम्बर इसलिए स्टिल्थ है क्योंकि जो वो एनिमी एरिया में जब जाता है तो खुद अकेले नहीं जाता, उसके साथ सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा अवाक्स था, हमारे एयरक्राफ्ट जब जैसे आपका समुद्री बेड़ा होता है वैसे ये भी होता है। ये अपने साथ पूरा दल लेकर चलता है। 60 से 70 90 जहाज गए थे हमारे 90 जहाज गए थे, सवाल शरीफ ने कहा। तो हमारा अवाक्स उसको बैकअप देता है। तो जो किल चेन में आपके देखिए, किल चेन में ये सारी चीजें होती है। वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, इसलिए वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको वेपन एंगेज करना है स्टैंड ऑफ रेंज से, सपोज उसको 200 किलोमीटर मारना है, तो उसको आगे जाना पड़ेगा, और वो अपनी ट्रांसमिट नहीं करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट अवाक्स देगा और उसको पीछे से ग्राउंड सपोर्ट मिलती रहेगी। एक डोमेन अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस बनेगी, और ये कंपोजिट पिक्चर है। अकेला फाइटर या ड्रोन से नहीं लड़ते, ये पूरा जो चेन है ये लड़ता है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जरूरी है, और ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, अगर उधर से कोई जाम कर रहा है आपको, तब उसको आपको जाम करने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए। अदरवाइज हम कुछ नहीं ट्रांसमिट करते, चुपचाप जाते हैं। ये असल में बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। इसको अगर आप पूरे तौर पर देखें, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये है बड़ा पेचीदा, और इस पेचीदा को और सरल करने की दिशा में ये AI इंटरवेंशन हो रहा है, या AI आने वाले दिनों में इस पेचीदगी को और बढ़ा देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। आसमान में गरजेगा स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 2। अगली खबर फ्लैश कीजिए। 2034 तक भारतीय वायुसेना को 120 फाइटर जेट सौंपने का लक्ष्य। 4.5 ये मतलब DARPA इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये यूएस की एजेंसी है। जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप थ्रेशोल्ड देखते हैं उनको उन्होंने ही डेवलप किया है। अच्छा। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी, उनमें उनका बड़ा दखल है, क्योंकि वो जितनी भी टेक्नोलॉजी जो हाई वैल्यू होती हैं और बहुत हाई रिस्क होती है, उसको डेवलप करते हैं। अच्छा। और ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस का प्रोग्राम है। अच्छा। तो वहां उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, एक F-16 लिया जिसमें उन्होंने एस पायलट लगाया, और दूसरा F-16 लिया जिसमें उन्होंने AI से चलाया। और AI ने क्या किया, उस टॉप गन को पहले ही 5 मिनट में 10 बार मार दिया। जो आप कहते हैं देखो, समझो, सोचो, मारो, अगर ये लोग क्रश करके फ्यू मिली सेकेंड्स का हो गया, फ्यू सेकेंड्स का हो गया, तो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट टैकल। मुद्दा यह है, क्या हम किल बटन AI को दे देंगे? इसके ऊपर एथिकल बहुत डिबेट हो रही है। देयर लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, और लेकिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि आज से 10 साल के बाद ये बटन वहां हो। जनरल सेना भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कैप्टन साहब, आपकी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ये खबर दिखा दूं। AI मशीन गन ट्रायल टेस्ट में हुई पास। अब मशीन गन भी AI के जरिए चलेगी, दुश्मन को खुद पहचानेगी और हमला करेगी। परीक्षण में ऑटोमेटिक को मारा गया था, जो उनके साइंटिस्ट थे, वहां पर भी ये गन का यूज हुआ। सैटेलाइट से वो कंट्रोल हो रही थी, और MMG थी, उन्होंने हिट कर दिया। मगर फेस रिकॉग्निशन में जब आप इसको करते हैं, देखिए इजराइल से बढ़ के तो कोई है नहीं। गाजा की लड़ाई दिल्ली देख रहे हैं, एक फेस रिकॉग्निशन नहीं हुआ। दे हैव रियलाइज्ड द बूट्स ऑन ग्राउंड। जब आप किसी धरती को पकड़ना है ना, तो आप उसमें AI नहीं कर सकते। बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर ले जाना है, एरिया कैप्चर करना है, तो AI के सहारे नहीं हो सकता। अब ये जो ATAGS हम एडवांस टोएबल ऑटोमेटिक गन्स जो हम दिखा रहे हैं सर, यहाँ पर एक बार फिर से फ्लैश कीजिए। अब ये तमाम चीजें, इस तरह की मशीन गन्स, इनको सब जब आप ऑटोमेटेड AI लैस कर देंगे, वो रिकॉग्नाइज करे, इसमें क्या खतरा ये भी है सर? आपने जो फीड किया, आपने जो तस्वीर फीड की, और मान लीजिए वहां जाने के बाद वो भी समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, और उन्होंने वो तस्वीर बदल दी, तो क्या ये कंफ्यूज होकर लौट आएंगे? मैं आपको जस्ट आपकी थोड़ी सी याद पीछे ले जाना चाहता हूँ। हमारी इंडियन एयरफोर्स ने इसको ट्राई किया था, और आपने सुना होगा जब ये लड़ाई हुआ बालाकोट की, हमारे एक एक हेलीकॉप्टर का नाम नहीं लूंगा, खुद मार हमने उसको धराशायी कर दी। बड़ी कोर्ट इंक्वायरी चली, हम लोगों को भी बुलाया गया था उसके अंदर में। ऐसा क्यों किया सर? हमने अपने को क्यों मार दिया? AI का प्रॉब्लम। अच्छा। आप रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? आप रिकॉग्निशन में इतना आगे जाएंगे, और ये आया, ये फिल्टर नहीं हो सकता। नहीं, अभी ये बात हमने तब भी देखी सर, कैप्टन साहब। ये सर अभी जब कुंभ के दौरान लोगों का चेहरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पहचानने और उसे भीड़ काउंट करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो भी वैसे कामयाब नहीं हो पाया था सर। तो ये क्या, ये चैलेंजेस रहेंगे या ये ओवरकम कर लिए जाएंगे कैप्टन साहब? देखिए, ये तो एक एडवांसमेंट है। जिस आज की वॉर में हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रोज देख रहे हैं। जैसे आपने परिवर्तन की बात की, लगातार हम
परिवर्तन कर रहे हैं। और सीडीएस ने जो कहा कुछ दिन पहले, अगली वार हमारे को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ लड़नी पड़ेगी। तो ऑटोमेशन जो है एक बड़ा शब्द है और आज इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था ऑटोमेशन की, जो अगर समुद्री क्षेत्र में हम देखें तो हमने जो बिना क्रू के शिप्स बनाए हैं छोटे छोटे, जो अब लगातार उनका हमने एक ट्रायल भी कर लिया और वो उनके पास रडार लगा है, उनके पास वेपन है, सर्वेलेंस सिस्टम है और उनके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी दे रहे हैं। आपके हेडक्वार्टर को पता हो रहा है कि इस कोस्टल डिफेंस में इतने एरिया में हम सैनिटाइज करके बैठे हैं, किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं वहां जा रहा है। हम अंडर वाटर ड्रोन्स बना रहे हैं, हम जकल्पी बना रहे हैं डीआरडीओ की, जो बड़ी सबमरीन है, बिडजेट सबमरीन टाइप की, और उसमें कोई क्रू नहीं होगा, अपने आप चलेगी सबमरीन, सारा काम करके आ जाएगी। तो ये बातें हम कर रहे हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात, इसको और बहुत आसान तरीके से समझने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, मान लीजिए अभी तक ये कोई टूल है जो मेरे हाथ में है, लेकिन इसके पास अपनी सोचने समझने की ताकत नहीं है। मतलब जो इंटेलिजेंस है वो भेजे में है, ब्रेन में है, और वो आदमी के पास है। आप जब एक जोखिम लेके अगर एआई के जरिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरे देशों के लिए मजबूरी हो जाएगी कि ना चाहते हुए भी अपने आप को एआई से इनेबल करें, वरना वो पीछे रह जाएंगे। और फिर अगर ये होड़ ऐसी ही चलती रही तो एक दिन इस होड़ के चक्कर में कहीं ह्यूमन बीइंग एज अ होल डिफीट तो नहीं हो जाएंगे, ये सवाल है। और इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। अगली खबर देखिए, एक्सटेंडेड रेंज पिनाका के परीक्षण पूरे, भारतीय सेना में जल्द शामिल होंगे ये रॉकेट्स भी। हमको अनलिमिटेड डेटा, एक तरीके से इतना पूरी दुनिया भर का डेटा प्रोवाइड करा देंगे, उससे वो लर्न करेगी तो क्या चीज बन जाएगी। और वो चीज अगर बन जाएगी कैप्टन श्याम, तो फिर क्या होगा दुनिया का। देखिए, ये तो मानी हुई बात है कि मान के चलिए कि आप कितना भी अस्त्र शस्त्र को पावर दे दें, मानव का जो इंटरफेरेंस है वो लगातार रहेगा। इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। और वॉर के किसी फील्ड जोन में भी आपको लगेगा कि जो डिसीजन मेकिंग है कहीं न कहीं किसी लिमिटेड ऑपरेशंस में, किसी स्पेसिफिक यूजेस में आप कर सकते हैं इसको। जैसे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की, हम किसी एक पर्टिकुलर जोन में, टैक्टिकल फेज में एआई को यूज कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ह्यूमन कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग हायर लेवल। मैं तो ये कह रहा हूं सर, मैं जैसे होड़ लगती है, देखिए हर देश ये चाहता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसका तोड़ किसी के पास ना। और इस तोड़ ना होने की होड़ जो है, इसमें आदमी वहां बढ़ता चला जा रहा है जहां क्या ऐसा हो सकता है कि कलेक्टिवली पूरी ह्यूमन रेस खतरे में आ जाए, या इसकी संभावना नहीं? देखिए, ये आ सकती है यदि करें, जैसे आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लीजिए, जो उसकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ऐसा हो जाए कि उसने एक फायर किया और यहाँ पर आपने एआई लगा दिया कि ये फायर कर दे, और आप पता चले कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पूरी दुनिया में विनाश हो जाए। तो देखिए, इसके ऊपर में मैं एक इसमें था स्टडी ग्रुप में, और खास करके अमेरिका में जो अभी हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो यमन में हुआ, आपने हुतीस का सुना होगा जी। वहां पर जिस दिन वो हिट करना चाहते थे अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच गए वहां पर कमांड पोस्ट पे, और उन्होंने कहा हमारे सामने ये होगा, और काफी बम्बार्डमेंट हुए, अमेरिका का B-2 बॉम्बर्स तक वहां आ गया। जैसे ये खत्म हुआ, अब आप बताइए 22 जो इनके रैपिड ड्रोन्स हैं, जिनको हम MQ-9 हम भी ले रहे हैं, उनके मारे गए। और उन्होंने मारा है, किस चीज से मारा है? शोल्डर फायर्ड, एब्सोल्युटली आप कहिएगा थर्ड जनरेशन का वहां उससे मारा है। अब आप बताइए, उसमें एआई, पूरी एआई लगी हुई है उसके अंदर, उसको तो रैपर ड्रोन को कहते हैं, फेस रिकॉग्नाइज करेगा मेरे और इनके बीच में, तो मार डालेगा। तो सर, क्या ये फिलहाल क्या ये इवॉल्विंग फेज में एआई है, इसलिए ये सब हो रहा है, या एआई के साथ ये चैलेंजेस हमेशा रहेंगे? मार्शल श्रीवास्तव, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बताइए। क्योंकि एआई और ऑटोनोमस सिस्टम को हम थोड़ा सा अगर आपकी परमिशन हो सर, ये खबर ले लूं, फिर उसके बाद आप बताइएगा। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। 67,000 करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। रक्षा खरीद परिषद से ये हरी झंडी मिली है। सेना, नौसेना और वायुसेना की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई चाइना ने। जब चाइना ने लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई और उसकी उन्होंने रेंज रखी 1800 किलोमीटर पहली बार, जो कि प्रिसिशन में जा सकती थी, तो जो फ्लोटिला था, अगर वहां पर एयरक्राफ्ट का वो है, तो दैट केम अंडर अटैक। तो यूएस एयरफोर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया। उन्होंने ये वेपन बनाया जो 2500 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन जब 2500 किलोमीटर जाएगा तो उसको ये पता नहीं है कि कहां जाना है, किसको मारना है, क्योंकि अब वो जैसे उन्होंने बताया, पूरा झुंड चलता है, उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके अंदर फ्रिगेट्स हैं, उसके अंदर डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसमें बाकी शिप्स हैं। तो वहां जाकर के अब टर्मिनल फेज में उन्होंने एआई को लगाया, डेटा लर्निंग की बड़े बड़े उससे, और मशीन ने लर्न करके ये आइडिया किया कि ये होगा वो। अब अपना उसके पास कोई पिक्चर है,
है, ठीक है, ना उसके पास कोई और डेटा है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है रेंज में, उतनी दूर से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए वहां पर आपका एआई इनेबल होता है। अगर आपने उसको लूप में रखा, इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी यूएस में हुई थी, क्योंकि इसी बात को लेके चैलेंज किया गया कि आपने ये किल बटन जो है वो एआई को दे दिया, विच शुड नॉट बी गिवन। ये बात है ये, लेकिन देखिए यही बात है कि आप अगर कोई एक मुल्क ऐसा करने लगेगा और उसके फायदे वो रीप करने लगेगा दूसरों पे एक तरीके से दबदबे के हिसाब से, और आप जानते हैं दबदबे की लड़ाई पूरी दुनिया में इस समय चल रही है, तो फिर दूसरे करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि दबदबा उनको इतना तो चाहिए ही कि वो सरवाइव करें। अगली खबर यह है कि स्पेस वॉर से जुड़ी ये खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से है। चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाना चाहता है अमेरिका। कुछ तो छोड़ दो, 2030 तक चांद पर परमाणु डोम बना रहे हैं, आयरन डोम की जगह में वो गोल्डन डोम बना रहे हैं, इसी के लिए रिएक्टर की बात कर रहे हैं वो। अभी उनमें 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो एंटी सैटेलाइट में एक सैटेलाइट है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, उसके जैमिंग्स हैं, और वो कहते हैं कि एआई इनेबल्ड ये जो करेंगे कि इनकी कितनी एनर्जी कितना पर लगाएं कि कौन फायर करेगा, उसका डिसीजन ह्यूमन बीइंग नहीं लेगा। जो आप बात कर रहे हैं वो गोल्डन डोम की जो संरचना है वही बनाई गई अमेरिका को सेव करने के लिए, मगर वो कहते हैं इट इज नॉट अ रियलिटी। मैंने उसके पेपर पढ़ी, आप ये कहते हैं हो ही नहीं सकता है। ये आपने कहा बड़ा अच्छी बात जो कही थी कि 21वीं सदी के फर्स्ट क्वार्टर को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, 2025 है। वो कहते हैं कि एआई का जितना भी है, चाहे मशीन लर्निंग है, एआई है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप जो भी नाम ले लीजिए, दिस विल गोइंग टू स्टेबलाइज बाय 2035। अच्छा, 2035 तक ये उस जगह पहुंच जाएगा जहां ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, लोग इसके लिमिटेशंस और इसके कितने हम उसको कर सकेंगे ये जान पाएंगे। देखिए, अच्छा सर, ये भी हो सकता है क्या कि एआई में जल्दी से जल्दी अपने आप को महारथी बनाकर कुछ मुल्क ऐसे हैं क्या जो दूसरों के एआई में खुद को इनेबल करने की रफ्तार को लिमिट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं? कैप्टन शाम, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, कुछ भी पॉसिबल है। जब टेक्नोलॉजी की हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से अगर अमेरिका की बात करें तो वो साइबर स्पेस में है। आप देख सकते हैं उसकी जो भी अपने स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आपने की, वो चांद तक जा रहा है। तो अगर वो अपनी एआई को डेवलप करता है तो उसको अगर यूज करता है दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट में, तो हम जैसे किसी को हम सीज कर लेते हैं किसी की साइबर स्पेस को, या हम किसी को अटैक करके जैमिंग कर देते हैं, तो वही तरीका होगा कि आपकी एआई कैपेबिलिटी को भी वो तोड़ सकता है। तो ये पॉसिबल है। देखिए, ये सारी चीजें ना अभी हाइपोथेटिकल तो मतलब ये एआई की प्रतिस्पर्धा, एआई कौन कितना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है, उसको एआई को कितना रिफाइन कर पा रहा है, इस मामले में भी एक होड़ है। और अंतरिक्ष युद्ध में गेम चेंजर वाली खबर यह है कि चीन ने किया सैटेलाइट किलर लेजर क्रिस्टल बनाने का दावा। अमेरिकी उपग्रहों के लिए यह खतरनाक लेजर क्रिस्टल कहा यह जा रहा है कि जितनी सैटेलाइट ये अमेरिका की आंखें आसमान के ऊपर उसने फिक्स की हुई हैं, पूरी दुनिया को दिखला दूंगा उन सैटेलाइट्स को वहीं पर जहां पर वो हैं। ये दावा है कि ये सच हो सकता है? एक दावा तो आया है चाइना का, जो लगता है वो उन्होंने एक बेरियम गैलियम सेलेनाइड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इसका क्रिस्टल बनाया। इस क्रिस्टल की खास बात यह है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है कि ये बेंड ज्यादा कर सकता है। गजब क्रिस्टल बनाता है सर। एक वो अजीनोमोटो बनाया इसने, अजीनोमोटो भी है इसी का बनाया हुआ है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आपकी जुबान पे अगर वो चढ़ जाए तो आपको कोई दूसरा स्वाद अच्छा लगना बंद हो जाएगा। तो इस क्रिस्टल से ये होगा, ये लेजर बीम को बहुत कंसंट्रेट कर सकता है अगर ये बना लिया है। देखिए, हम लोग ब्रोशूर की बात करते हैं हमेशा चाइना के संदर्भ में कि ब्रोशूर ऐसा रहता है कि देख के आपके पैर थरथरा जाए, लेकिन बाद में निकलता नहीं मामला। तो अगर ये बना लिया है, जो कि संभावना है, तो लेजर गन्स दूर तक मार करने वाली हाई पावर्ड बन सकती हैं, एंटी सैटेलाइट में काम आ सकती हैं। लेकिन आपसे मैं एक बात बताऊंगा, जो आपने मून वाली बात बताई, चांद पे पहुंचे हैं, वो हमारा जो एग्रीमेंट है, आउटर स्पेस ट्रीटी जो है, वो उसके खिलाफ है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन आजकल देखिए अमेरिका किसी भी ट्रीटी को नहीं मान रहा है। सर, चाहे वो मैं तो ये मानता हूं कि असल में इस दुनिया में मजबूत और शक्तिशाली होने का प्रमाण एक और है, हाँ, कि कौन साझा किए हुए जो ट्रीटी हैं, एक दूसरे से मुआहदे हैं, कौन उनको फाड़ के डस्टबिन में डाल देता है, वो उतना ताकत। ये वैसा ही है जैसे राहुल जी चाइना यही कर दिया था ना। हाँ? चाइना यही कर रहा है। रशिया कई बार ये कहता है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर तुमको, और अमेरिका तो खैर ये कर ही रहा है। तो ये क्या दुनिया में ताकतवर होने की एक नकारात्मक होड़ भी चल पड़ी है, और इसी का ये प्रदर्शन है कि आप जाके चांद में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएं अगेंस्ट द ट्रीटी। और क्या इसी तरह के कदमों की वजह से कहा जाता है कि ह्यूमन रेस जितनी बुद्धिमान है, कई बार उसकी बुद्धिमानी लिमिट से ज्यादा है, हद से ज्यादा है। वो ये कहती है कि बाल्टी भर दो
और जब बाल्टी भर जाए तो उसको पलटा के कहती है कि जो पेंदी वाली जगह है ना वो भी भर दो, और उसमें जो बाल्टी वाला है वो नीचे गिर जाता है। रूस को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की योजना में है रूस, बड़ी तैयारी में है रूसी एरोस्पेस फोर्सेस। मतलब ये जो वाकई स्पेस वॉर वाली जो बात कही जा रही है कि धरती को तो छोड़ा नहीं लगता है। देखिए होगा तो जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि जब ये फैक्टमैन जो बनाया था न्यूक्लियर नहीं सर, ये जो कहा जाता है कि अगर आपको धरती पे राज करना है तो आपको पानी पे कंट्रोल चाहिए, समंदर में अगर कंट्रोल करते हैं आप तो धरती पे राज कर ले, ये बात कही जाती है स्ट्रेटजिस्ट के। क्या स्पेस भी ऐसे ही है कि जो स्पेस को काबू कर लेगा वो धरती पर भी राज कर? देखिए स्पेस पे तो राज अभी, देखिए ऐसा है कि स्पेस के अंदर होल लग गई है, राज करने की स्थिति में कोई भी नहीं है। यदि आप मून के साउथ पोल पे नहीं लैंड कर पाते हैं और भारत लैंड कर जाता है तो आप ये कहेंगे स्पेस का पूरा हमने पकड़ लिया। देखिए स्पेस का बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप कल ही हो जाने वाला है। ये फीचर बोलते हैं 2035 में सब स्टेबलाइज, स्पेस जो आप बात करते हैं वो भी स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि आफ्टर सम टाइम देयर इज नथिंग। मैं कहना चाहता हूं आपको, देखिए ये तो स्पेस वॉर की, एक कविता सुना दो। स्पेस वॉर की बात हो रही है सर। मैं आपको बताऊं भारत का रुख, जब हम बात करते हैं ना समुद्री रुख की बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और ग्लोबल साउथ को अपना लीडर मानते हैं, तो हमने भी चांद पे साउथ में लैंडिंग की है। और हम जो ये कहना चाहते हैं कि हम अभी सभ्यता, अभी देखो कॉन्फ्रेंस हुआ था पूरे वर्ल्ड का, इतने सारे एस्ट्रोनॉट आए, उसमें राकेश शर्मा जी भी थे, दिल्ली में हमने कॉन्फ्रेंस किया, सारे लोग उसमें जुटे थे, इसी साल की बात कर रहा हूं मैं। और हमने ये कहा कि कोलैबोरेशंस करो, आप सैटेलाइट की कम्युनिकेशंस है, वेदर रिपोर्टिंग है, सिचुएशनल अवेयरनेस है, मौसम की जानकारी है, सर्च एंड रेस्क्यू जो HADR मिशंस हैं, जो ये सब की बातें हैं उनको करो, स्पेस में जाओ, एक दूसरे से मिलो। हमने डॉकिंग कर ली, हम चंद्रयान हम जा रहे हैं, हम अपने स्पेस में मानव को लेके भी जा रहे हैं और हम सभ्यता के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत का रोल है ना वो स्पेस में भी बनेगा। आप ये ध्यान रखना कि ये रशिया चाइना जब होड़ लगाएंगे, ये रिएक्टर बनाएंगे, ये कैप्टन शाम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां पर जब घाव आ जाएंगे ना, ये जो मानव इस तरह के एंडेवर जो कर रहा है उसमें घाव बनेंगे, जब मरहम की जरूरत होगी तो हिंदुस्तान पहुंचेगा। हिंदुस्तान की किस्मत में यही लिखा हुआ है शुरू से कि वो अपने विश्व गुरु होने को वहां पर दिखाता है जहां पर असल में जहां लोग पहले त्राहिमाम कर रहे होते हैं वहां जाकर वो जब राहत की जरूरत होती है भारत करता है। लेकिन क्या बाकियों की जिम्मेदारी भी नहीं बनती? भारत का काम इस लिहाज से क्यों बढ़ाया जाता है? पाकिस्तान को धूल चटाने वाली ब्रह्मोस से जुड़ी बड़ी खबर है, ब्रह्मोस मिसाइलों की बड़ी खरीद को मंजूरी, भारतीय सेना देगी सुपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर, नेवी से भी ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए मंजूरी संभव। नेवी के संदर्भ में क्योंकि बात हो रही है कैप्टन शाम, ये ब्रह्मोस के संदर्भ में या मिसाइलों के संदर्भ में मारक क्षमता के हिसाब से नेवी कहाँ है और क्या किस तरह के लिए डेडलाइंस अपने लिए लेकर चल रही? देखिए जब आप बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो सबसे पहले ब्रह्मोस को नेवल शिप्स में फिट किया गया था आज से 25 साल पहले। पहली जो तैयारी हुई थी ब्रह्मोस की, इसका स्टार्टअप ही नेवी ने किया था और बहुत आगे है नेवी इस क्षेत्र में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के फायरिंग में। तो उस हिसाब से हमने इनको 90s से शुरू किया था डेवलप करना, 2000 तक आते आते हमने इनको सेट कर लिया था। आज के दिन में हमारे जितने भी इंडिजिनस मिसाइल जो हमारे प्लेटफॉर्म है, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं, सब में करीब करीब ब्रह्मोस लगे हुए हैं। और जो नई जो हमारी प्रोजेक्ट अल्फा 18 अल्फा के तहत जो न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स आ रहे हैं उसमें भी ब्रह्मोस लगे रहेंगे। एक एक शिप पे 16 से ज्यादा सिलोट्स लगे हुए हैं, 16 ब्रह्मोस है, 7 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर और 10 फ्रिगेट लेके सिंदूर में हम खड़े थे। सोच सकते हैं नंबर ऑफ मिसाइल, और ये बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, ये एंटी शिप भी है और ये शोर पे भी, मतलब लैंड भी अटैक कर सकते हैं। तो फिलीपींस की बात आप करते हैं, फिलहाल आपको पता है मनीला में हमारी फ्लीट, ईस्टर्न फ्लीट पेट्रोल कर रही थी, तो वहां पर हमने उनको जाके अपना फायर पावर दिखाया। पहली बार हमने ज्वाइंट पेट्रोल किया है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हम करते थे, ज्वाइंट पेट्रोल कर रहे हैं। चाइना ने शैडो किया हमको, वो देख रहा है हमारी मारक शक्ति को। और वियतनाम जैसे हमारे सिंगापुर है, वहां भी सिमेक्स में आने सतपुड़ा है, कलकत्ता और किल्तान और शक्ति वहां लगे हुए हैं। तो ये जरूरी है कि हमें समझना कि हमारे ब्रह्मोस जो है कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिसाइज, इजी टू ऑपरेट और पानी में, हवा से और जमीन में और सबमरीन से भी, तो ये सब जगह से लॉन्च हो सकता है। तो ब्रह्मोस को लेकर पूरी दुनिया में आप देखिए इतना जितना ये मिसाइल, इसका नाम रिवर्बरेट इन दिनों कर रहा है, शायद ही किसी का कर रहा हो। और ब्रह्मोस को लेकर अमेरिकी अखबार में खबर आई है, ब्रह्मोस की ताकत देखकर चौंक गए थे ट्रंप। परमाणु वॉरहेड लगाने का डर सता रहा था कि कहीं ब्रह्मोस के सिर पर परमाणु सामग्री रखकर यहां तो नहीं भेज दिया गया कि वो टोकरा यहां खाली हो और फिर उसके बाद वहां किराना हिल्स में कुछ बचे नहीं। ये डर क्यों लगा होगा अमेरिका को अचानक? डर अमेरिका लगा, मैं आपको बताऊं, ब्रह्मोस के जो जन्मदाता हैं जिनका नाम बहुत कम लिया आता है, आया है कभी कभी, वो है डॉक्टर पिल्ले। डॉक्टर पिल्ले ने इसको
उनके साथ एग्रीमेंट करके ब्रह्मोस की रचना की और इस तरीके से ये प्राइवेट एंटिटी बनी जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ जो रशिया है उसका 50.5%, 49.5% था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50.5% था, किसी का 51% नहीं था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर बन गया टू अ डिग्री। तो उससे ये निकला ब्रह्मोस आगे बन के आई। ब्रह्मोस की खास बात क्या थी कि हमने एक और एग्रीमेंट साइन किया जिसकी भी चर्चा बहुत नहीं हुई है, MTCR साइन किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। उससे पहले हम 300 किलोमीटर से ज्यादा वाली ब्रह्मोस नहीं बनाते, हम उसको 295 रखते थे, वो खुला क्योंकि अगर आप MTCR साइन आपने नहीं किया है तो आप उससे ज्यादा बनाते हैं तो यू आर वायलेटिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और ग्रोथ पाथ में अगर आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट वायलेट करते हैं, इंडिया वाज ऑन ग्रोथ पाथ, तो ये बहुत अपने आप में सैंक्शंस लाता है। तो ये समझ करके तो अब ब्रह्मोस जो बनी है अब हर तरह से लैंड, सी, एयर, जैसे कैप्टन श्याम ने बताया, सी से शुरू किया, एयर का भी आ रहा है, लैंड का भी है। तो अब ब्रह्मोस जो है प्रेसिशन में आगे बढ़ती आ रही है। AI जो आप बात कर रहे थे, ब्रह्मोस को सेल्फ लर्निंग वेपन बनाया जा रहा है। कैसे? रेंजेस में जब हम फायर करेंगे इट विल लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड करेक्ट एंड एक्यूरेट इटसेल्फ। ये वाली बात आ रही है। तो ये कोर्स करेक्शन का भी के लिए भी दिमाग इसको दे दिया गया है और नौसेना को मिला नया युद्धपोत हिमगिरी। भारतीय युद्धपोत हिमगिरी से जुड़ी ये खबर देखिए कि इससे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस है ये हिमगिरी। ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से इसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे लगता है साम दंड भेद, साम मतलब तुलना की बात की आपने, कहीं भी नहीं है नेवी, हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दाम के मामले में कटोरा है, बिल्कुल कटोरा है, तो उनको पता है। दंड के मामले में ऑपरेशन सिंदूर में अभी दिया है, हमने पेनल्टी मेजर दिया था। और साम दाम मतलब कॉस्ट ऑफ वॉर वो जीत नहीं सकते। और भेद वहां दिखाई देता है सर। और भेद जो अंडा फूट रहा अपने आप, हाँ बिल्कुल वो भेद है। जो हम कहते हैं कि सिंदूर बंद क्यों किया, मार बलूचिस्तान अपना झंडा अलग फहरा रहा है, हमें क्यों करना है? अंडा फोड़ने दो ना, फोड़ क्यों रहे हो? मैं आपको कहता हूँ तो भेद तो कर रहे, साम दाम दंड भेद से चलिए, हमारी नीति वही है। अब बात करते हैं तुलना की, सारे के सारे शिप्स उनके बैठे रह गए अंदर। आप 17 अल्फा की बात कर रहे हो, प्रोजेक्ट नीलगिरी की, ये हिमगिरी का शिप है, दूसरा शिप है। ऐसे 6 शिप थे हमारे पास। पहला शिप जब हमने टाइप 12 लिया था अमेरिका इंग्लैंड से, नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, ये 6 शिप थे। अभी इनको दोबारा बनाया जा रहा है, हम रिक्रिएशन करते हैं शिप्स को। नीलगिरी मेरा पहला शिप था जहां मैंने पहली लैंडिंग की थी एज ए हेलीकॉप्टर पायलट, मुझे याद है 1988 में, और ऑपरेशन पवन में मैं 1 साल रहा इसी शिप से। तो ये वही क्लास एक एक्स्ट्रा शिप्स में बन रहा है, जो 3 शिप हमारे गार्डन रीच में बनेंगे और बाकी 4 मैचगॉन डॉक बना रहा है। मलयगिरी एक नया शिप है, नया नाम है ये सब, देखिए मलयगिरी एक नया नाम है। 7 शिप बनेंगे, इसके साथ हमारे फ्रिगेट अगले 3 सालों में नेवी को मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये 25 से ज्यादा फ्रिगेट्स, ये 20 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 17-18 सबमरीन, 3 SNBM, ये अरिधमन आ रहा है, उसकी ध्वनि आने वाली है अभी। तो कैपेबिलिटी से कहां नहीं डरेगा वो, टर्की क्या कर लेगा उसको। 3 शिप लेके आया था, उसको भी भगा दिया था हमने, वो नहीं आ पाया दोबारा इस तरफ, उसको हिम्मत नहीं हुई दोबारा कि हमारे इंडियन ओशन में आ सके। और हमने छोड़ा नहीं, हम साइप्रस चले गए तुरंत, टर्की को समझाने के लिए हम साइप्रस चले गए। उसके पहले हम पिछले साल ग्रीस गए थे, हमारे नेवल चीफ ग्रीस गए थे। आज पिछले 4 दिनों से हमारे नेवल चीफ जापान में थे और फिलीपींस में हम बड़ी एनलाइटनिंग चर्चा आज रही सर आप लोगों के साथ। और मुझे तो ये लगता है कि वक्त कम पड़ता है, वरना आप लोगों से न जाने कितना ज्यादा सीखा जा सकता है। ये AI जो है ना, हमारे यहाँ तो आई कहा जाता है माँ को, आप जानते हैं महाराष्ट्र में माँ को पुकारने के लिए आई कहा जाता है। और वैसे आई तो कहा जाता है आई आजा, लेकिन ये आजा वहां तक रहना चाहिए कि इस होड़ में एक दूसरे के ऊपर दबदबा बनाने की होड़ में कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमन रेस ही किसी दिन हाथ ऊपर करके खड़ी हो सरेंडर करके, और उधर कोई मशीन खड़ी हो कि अब सब कुछ अपना जो है वो हमें सौंप दो। ये नौबत भी नहीं आना चाहिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और बहुत ही सामान्य और बड़े साधारण और सरल शब्दों में हमको ये समझाने के लिए कि चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस के बीच में इंडिया खुद को कैसे इनेबल करता जा रहा है। आप सबसे विदा लेता हूं, नमस्कार।